हेलो एवरीवन, हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है। प्रीवियस वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक पर्टिकुलर ड्रग हमारे पास हमारे जीआईटी में आती है एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वहां से हमारे सेल्स के अंदर जाती है। अब उसका ही कॉन्करेंट पार्ट या फिर उसका ही फर्दर प्रोसीडिंग पार्ट रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक ड्रग जो है वो एक सेकंड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में आती है। इसमें बेसिकली जो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ड्रग है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और जो ब्लड स्ट्रीम है मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो कनेक्टेड होते हैं हमारे टिश्यूज से। उस पर्टिकुलर टिश्यू पर जाकर वहां पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वहां पर वो पर्टिकुलर ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देने के बाद वो एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि आपने मान लीजिए पैरासिटामोल ली, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन पैरासिटामोल फॉर योर हेडेक। पैरासिटामोल एक्ट एज एन एनाल्जेसिक एंड ऑल्सो एज एन एंटीपायरेटिक एजेंट। अब यहाँ पे हम उसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहले पैरासिटामोल ली आपने टैबलेट के फॉर्म में ली, पहले वो डिसइंटीग्रेट हुई, मतलब टूटी, जो सॉलिड फॉर्म था वो डिसइंटीग्रेट हुआ। फिर वो डिसोल्यूट हुई, जो हमारा जीआईटी फ्लूइड है उसमें मिक्सअप हुई। मिक्सअप होने के बाद कहाँ पे आ गई, मिक्सअप होने के बाद सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हुई। सेलुलर ट्रांसपोर्ट हमने प्रीवियस एमसीक्यू वीडियो में डिस्कस किया था। सेलुलर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो कहाँ चलेगी, हमारी ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ पे चलेगी, हमारी ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में जैसी ही गई, वहां से कहाँ आ गई, ब्लड स्ट्रीम से वो कनेक्टेड हुई आपकी टिश्यूज से। अब टिश्यू किससे, सेल से बने हुए होते हैं, तो टिश्यू से कनेक्ट होकर वहां पर जो टिश्यूज के ऊपर सेल्स है वहां पे जो रिसेप्टर्स है, मेनली जो हमारे पास रिसेप्टर्स है वहां पर बाइंड करेगी जाकर और अपना एक फार्माकोडायनेमिक एक्शन प्रोड्यूस देगी। कौन सा एक्शन प्रोड्यूस देगी, हमारे पास फार्माकोडायनेमिक एक्शन, जिसमें हमारे पास एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस हुआ। मतलब पैरासिटामोल आपका सिर दर्द हटाएगी। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट रहता है यहाँ पे। सो आई होप आपको ये चीज जो है मेनली क्लियर हो गई होगी। सेकंड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर रहता है जिसमें हमारे पास के एडीएमई है। हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को। किसको करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू हमसे क्या पूछ रहा है। बेसिक चीज आपको आई होप क्लियर आउट हो गई होगी। पहले एमसीक्यू में हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग और ड्रग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके लिए हमें एब्जॉर्प्शन की जो क्राइटेरिया थे वो याद होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन के हमारे पास बेसिकली तीन क्राइटेरिया थे, अनचेंज रहनी चाहिए ड्रग, अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए और उसका लिपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, जो भी आपका आंसर है आप अपनी नोटबुक्स में, अपने जहां भी आप राइटिंग मटेरियल है वहां पे लिखिए और पॉज कीजिए, फिर लिखिए, फिर आंसर को देखिए आगे। तो आंसर है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट, यहाँ पे ध्यान देना है आपने, कैन नॉट दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लिपोफिलिक ड्रग हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, आयनिक ड्रग हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे, इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि डिस्ट्रीब्यूट करके एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करना। अनचेंज हाँ जी, अनचेंज फॉर्म में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बोथ ए एंड बी नो, तो यहाँ का आंसर है हमारे पास आयनिक। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एब्जॉर्प्शन के क्राइटेरियाज को डिस्कस किया था। तो एब्जॉर्प्शन के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास ड्रग है तो उसे सबसे पहले तो नॉन आयनिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, उसे नॉन आयनिक नेचर का होना पड़ेगा। अगर वो आयनिक नेचर की हो गई तो वो हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरा क्या होगा, जैसी ड्रग है वैसी ही आनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो ड्रग एक प्रोड्रग ना हो। प्रोड्रग का कंसेप्ट भी हम आगे डिस्कस आउट करेंगे। यहाँ पे हमारी ड्रग को अनचेंज होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ड्रग को अनचेंज होना पड़ेगा अगर उसका एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें प्रोड्यूस करवाना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि ड्रग का लिपोफिलिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, लिपोफिलिक होना जरूरी है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है एब्जॉर्प्शन के लिए, ज्यादातर ड्रग्स के लिए हम एप्लीकेबल रखते हैं, ज्यादातर जो हमारा ओरल रूट है। अब यही हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी लेके जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ब्लड में ड्रग को लेकर जाना और वहां पे वो टिश्यू तक जाएगी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगी। अगर ड्रग आपकी नॉन आयनिक हुई तो वो ट्रांसफर तो होगी, ब्लड में जाएगी, लेकिन वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगी इफ इट इज आयोनिक। अगर वो क्या होगी, आपकी आयोनिक नेचर की होगी। अगर मान लो ड्रग चेंज होगी, ड्रग का चेंज होने का मतलब उसका आयनिक फॉर्म से नॉन आयनिक फॉर्म से आयनिक हो जाना, लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक हो जाना, तो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना दुष्कर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा। अगर लिपोफिलिक हो गई तो वो लिपोफिलिक अगर हुई ड्रग तभी वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगी, क्योंकि हमारे टिश्यूज क्या होते हैं, लिपोइडल नेचर के होते हैं सारी चीजें, क्योंकि सेल से बने हुए। अगर वो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हो गई यहाँ पर तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं, यहाँ पे मैं मैक्सिमम ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। कुछ ड्रग्स जैसे जिनका पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू करेगी, अगर उनका जो साइज है, मॉलिक्यूलर साइज वो 400 डाल्टन से कम का हुआ तब वो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर था बी, आयनिक ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते चलिए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज एसेंशियल फॉर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज के लिए अनिवार्य है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाँ जी अनिवार्य है, ड्रग प्रोफाइल को मेजर करने के लिए हाँ जी, और टॉक्सिसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हाँ जी। तो ये तो सारे हो गए, तो आंसर क्या है आपका
ऑल ऑफ दी अबव। क्यों है डी, चलिए देखते हैं। अब कोई भी ड्रग अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि वो डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में। मान लो ये आपकी यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर ये ड्रग आई। अब ये हमारे पास सीधे जाती है कोई पर्टिकुलर एक टिश्यू तक जा रही है। कहाँ पे जा रही है, एक पर्टिकुलर टिश्यू तक जा रही है। टिश्यू पे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है। अब ये कोई पर्टिकुलर ड्रग है, यहाँ पे वेजोडाइलेटर रिएक्शन देगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ही देगी ना, एब्जॉर्प्शन के बाद थोड़ी ना देगी। तो यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो जरूरी है। चलो जी, पहला पॉइंट हो गया डिस्कस। दूसरी चीज, ड्रग प्रोफाइल। अब ड्रग प्रोफाइल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, के, एडीएमई एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी पढ़ ली, हाँ जी, अब्जॉर्प्शन पता लग गया कि हाँ जी अच्छे से अब्जॉर्ब हो रही है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ड्रग प्रोफाइल में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी तो पता करेगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है, कहीं ज्यादा है तो हमें दिक्कत करेगी। मेटाबॉलिज्म किस तरीके का है, तो ये सारी हम ड्रग प्रोफाइल्स को भी पढ़ते हैं। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन भी हो गया। थर्ड ऑप्शन टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसी कोई भी सब्सटेंस ले लेते हो, जीनोबायोटिक्स, मतलब कि अदर देन एज अदर देन फॉरेन सब्सटेंस, मेनली जीनोबायोटिक्स को हम फॉरेन सब्सटेंस की तरह डिनोट करते हैं। ऐसा कोई सब्सटेंस अगर आप ले लेते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस हो, मान लो पैरासिटामोल ली, उससे क्या हो गया, आपको पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस हो गया। पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस हो गया मतलब यहाँ पे उसने टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर ली आपने पैरासिटामोल सर दर्द ठीक करने के लिए थी, लेकिन उसने दूसरी बीमारी आपको कर दी, तो ये कौन सी हुई, टॉक्सिसिटी आइडेंटिफाई करने में भी मदद करती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगता है कि हमारी जो ड्रग है अगर वो कहीं एक एक्सटेंट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अगर मान लो एक एक्सटेंट है कि 50% ही उसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, 100 mg ली, उसमें से 50 mg ही ब्लड में होनी चाहिए, 50 mg उसकी बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि बायोलॉजिकली ड्रग कितनी अवेलेबल है बॉडी में। अगर वो 50 mg से ज्यादा प्रोड्यूस होती है या ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो टिश्यू पे एक्स्ट्रा एक्शन देगी। एक्स्ट्रा एक्शन देगी तो वो किसी ना किसी तरीके का टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, इसे इसलिए उसको भी आइडेंटिफाई हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। तो इसका आंसर था डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एसिडिक ड्रग्स बाइंड विथ। अब देखिए जितनी भी हमारे पास ड्रग्स होती है वो या तो एसिडिक नेचर, वीकली एसिडिक नेचर की होती है। जितनी भी हमारे पास ड्रग्स है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जितनी भी हमारे पास ड्रग्स है आइदर दे आर वीकली एसिडिक और दे आर वीकली बेसिक। क्या है वो, वीकली बेसिक नेचर की होती है। हमने प्रीवियस एब्जॉर्प्शन में डिस्कस आउट किया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जितनी भी हमारी एसिडिक ड्रग्स हुई, मतलब कि जो वीकली एसिडिक ड्रग्स है वो किसके साथ बाइंड करती है, ये सारे आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन है। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन सिंपली आइडेंटिफाई करवा देता हूँ, क्या होते हैं, हमारा जो ब्लड है उसमें कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। जब हम अपने पर्टिकुलर ब्लड कंपोनेंट से सारे का सारा आरबीसी कंटेंट, मतलब ब्लड में से जितना भी आरबीसी है उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं, आरबीसी रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास एक येलोइश लिक्विड बचता है। क्या बचता है हमारे पास, येलोइश लिक्विड, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, प्लाज्मा। अब जो भी हमारी ड्रग्स होगी वो इस प्लाज्मा के साथ बाइंड करके ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे होगी वो अब फर्दर डिस्कस करते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं क्या है। एसिडिक ड्रग्स ऑलवेज बाइंड विद एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन के साथ हमेशा एसिडिक ड्रग्स बाइंड करती है। बेसिक ड्रग्स हमेशा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करती है। आपने ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाइबल हो। एसिडिक ड्रग्स ऑलवेज बाइंड्स विद एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, एंड बेसिक ड्रग्स, और जो हमारे पास बेसिक ड्रग्स होती है दे ऑलवेज बाइंड विद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जैसे कि यहां पे भी पूछा गया। तो अब ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड क्यों करती है, देखिए अगर मान लो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करी, अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगी तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुई तो वो टिश्यू पे अपना एक्स्ट्रा एक्शन प्रोड्यूस करेगी। एक्स्ट्रा एक्शन मतलब कि वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है यहाँ पे। इसलिए ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, और जो ड्रग्स नहीं, जो ड्रग मॉलिक्यूल नहीं बाइंड कर पाते वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। जितनी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है उतनी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। प्लाज्मा प्रोटीन्स हमें ये भी आइडेंटिफाई कर प्लाज्मा प्रोटीन्स ये भी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि हमारी ड्रग का टी हाफ या प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है। प्लाज्मा हाफ लाइफ जिन्हें नहीं पता, टी हाफ कहते हैं इसे, जिस मतलब कि हमारी ड्रग अब जितनी भी हमने ड्रग ली, मान लो 50 mg ली, उसमें से 25 mg हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या फिर 25 mg हमारी बॉडी से निकल चुकी है, उसे हम बोलते हैं टी हाफ या फिर हाफ लाइफ बोलते हैं उसे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना है। जितनी ज्यादा ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उतनी कम उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और कई केसेस में जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है, हमारे पास जो ड्रग हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होती है वो एज अ साइलेंट ड्रग का भी काम करती है। कैसे, अगर मान लो हमारा वहां पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खत्म हो गया है तो यहाँ पे सिग्नल्स आ जाते हैं कि चलो जी आप प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है जो ड्रग, वो रिमूव हो जाए और वो ड्रग जाकर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करे। इसलिए हम इसे साइलेंट ड्रग्स भी बोलते हैं या फिर रिजर्वॉयर भी बोलते हैं ड्रग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज,
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, हाइपोथेटिकल, एक्सपेरिमेंटल या मेजर्ड वैल्यू? तो इसका आंसर है कि हमारी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? हाइपोथेटिकल वैल्यू। क्यों लेते हैं हमेशा हाइपोथेटिकल वैल्यू? आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में घुस के तो हम देख नहीं सकते कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली बहुत करके देखा है लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। मेजर वैल्यू का भी मतलब यही चीज होती है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। तो हम उसे हाइपोथेटिकल या फिर हम अज्यूम करते हैं कि हाँ जी हमारा ये ड्रग इतना एब्जॉर्व हो, इतने डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है जो कि न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम आता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहां पर न्यूमेरिकल्स, कोलॉजी में न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं, जैसे कि यंग्स फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आ जाएगा, डोजेस कैलकुलेट करने को आ जाएगा, और जैसे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, ओवर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना है। अगर मैं बात करूं वीडी की, तो वीडी तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं यहां पर एक्स का, तो एक्स होगा कि आपने अमाउंट कितना लिया ड्रग का, अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड या फिर ड्रग इनटेक। ठीक है। और जो हमारे पास कौन सा हुआ लास्ट, सी, ये हो गया प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, कि ड्रग अब प्लाज्मा में कितनी प्रेजेंट है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अब देखिए जब आपने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एक तो टोटल जो वॉल्यूम है उससे रिलेट करेगी, और जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास। आपने इसे कभी भी नहीं भूलना है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, तो इसको आपने कभी भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लीड्स टू, अभी समझाया था मैंने, प्रोटीन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा हुई तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा कि कम होगा? जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या होगा। तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे कम हो जाएगी। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी उतनी कम अवेलेबल होगी, फ्रीली अवेलेबल होगी। तो जितनी ज्यादा, मतलब एक होती है हमारी प्रोटीन बाउंडेड ड्रग, प्रोटीन बाउंड ड्रग, और एक होती है हमारे पास कौन सी, फ्री फॉर्म ड्रग। कौन सी? फ्री फॉर्म ड्रग। तो प्रोटीन के साथ जो बाइंड हो गई वो तो अब एक्शन नहीं देने वाली है, ठीक है। जो फ्री फॉर्म है वही ब्लड में फ्लो करेगी और टिश्यू तक वही पहुंचेगी। तो जितनी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है उतनी ड्रग फ्री फॉर्म में कम अवेलेबल होती है, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी ही कम होती है। ये हमेशा आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर दी ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं आना था, यहाँ पे हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आना है। तो क्वेश्चन आपका है कि फॉलोइंग आर ड्रग्स विद हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं हम, जिससे कि आपको जो पर्टिकुलर ड्रग्स है वो आइडेंटिफाई हो सके। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, ड्राई ड्राई बेड विथ चारकोल। ठीक है, चारकोल या फिर आप सिंपली कोल भी लिख सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो ड्राई से हमारे पास कौन सी ड्रग आ गई, यहाँ पे ड्राई से आ गई हमारे पास डिजॉक्सिन। कौन सी आ गई? डिजॉक्सिन। ये ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम जरूर आएगी। डिजॉक्सिन। बेड के बी से आ गए आपके पास बीटा ब्लॉकर। जितनी भी हमारी बीटा ब्लॉकर्स हैं उनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होती है। ई से आ गई आपकी इथेनॉल। क्या आ गई आपकी? इथेनॉल। और डी से हमारे पास आ गई डॉक्सीफिन। कौन सी आ गई हमारे पास? डॉक्सीफिन। तो इतनी ड्रग्स हो गई लर्न। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू से आ गई हमारे पास वॉरफेरिन। कौन सी आ गई हमारे पास? वॉरफेरिन। वॉरफेरिन। यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ड्रग्स की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगी। टी से आ गया आपका थियोफाइलिन। क्या आ गया हमारे पास? थियोफाइलिन। और चारकोल या फिर कोल में से हमारे पास सी से आ गया क्लोरोक्वीन। ओ से आ गया हमारे पास ओपियोइड, ओपियोइड अनाल्जेसिक्स। ए से हमारे पास आ गया एम्फिटामीन। कौन सा आ गया हमारे पास? एम्फिटामीन। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चाहे तो आप इसे अपनी नोटबुक में अभी लिख लो, लेकिन ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जी पैड, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, जी पैड 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारे पास टू रिमेंबर व्हाट, टू रिमेंबर ऑल द ड्रग्स विथ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओपियोइड एनाल्जेसिक, डिजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर। तो आंसर यहाँ पे है विथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके है, फॉलोइंग आर ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट भी पूछा गया। क्या पूछा गया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा गया। तो यहाँ पे सिट्राजिन आपको कहीं दिख रही है, नहीं, तो सिट्राजिन है इसका आंसर। डिजॉक्सिन का भी हाई मेटाबॉलिज्म है, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम सॉरी, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। बीटा ब्लॉकर का भी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का भी। ड्राई बेड विथ चारकोल और कोल, डिजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर, इथेनॉल, डॉक्सिफिन, वॉर्फेरिन, थियोफाइलिन, क्लोरोक्विन, एम्फेटामिन एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ ड्रग टू क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर ड्रग मस्ट बी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हमारी बॉडी में बैरियर्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला तो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें ड्रग को ट्रांसफर करवाना है, पहले मैं ब्लड ब्रेन बैरियर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, आंसर पे बाद में आते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारे पास बेसिकली टाइट जंक्शंस होती है, किसकी, एंडोथेलियल सेल्स और जीलियल सेल्स की। जीलियल सेल्स कि बहुत ही टाइट जंक्शन होती है, और यहाँ पे कैपिलरीज का भी एक बहुत ही मेश वर्क होता है, बड़ा मेश वर्क होता है। कैपिलरीज का बहुत ही बड़ा मेश वर्क होता है। अगर किसी भी ड्रग को ब्लड ब्रेन मतलब ब्रेन के अंदर ट्रांसफर होनी है, तो उसे हाईली हाईली लिपोफिलिक होना पड़ेगा। हमारी जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है वो तो कोई चांस नहीं, कोई ड्रग्स होगी जो ट्रांसफर करेगी, लेकिन हाईली लिपोफिलिक ड्रग ही यहाँ पे ट्रांसफर हो पाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए इस तरीके के हमारे पास कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइट जंक्शंस होते हैं, किसके, एंडोथेलियल सेल्स और जुलाइल सेल्स के। तो इस तरीके के कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं, ये हमारा जुलाइल सेल्स हो गया। इसके ऊपर भी हमारे पास बहुत सारी मस्कुलर लेयर, लिपोफिलिक लेयर होती है। तो इस लेयर को क्रॉस करने के लिए हमें पर्टिकुलर ड्रग को बहुत ही ज्यादा हाइलो लिपोफिलिक रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिपोफिलिक। अगर वहीं पे हम प्लेसेंटा बैरियर की बात करें, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जिन्हें नहीं पता, ये एक वो टिश्यू होता है जब ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन अ ह्यूमन, फीमेल में ये प्लेसेंटा बनता है, और ये प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एक कनेक्शन का काम करता है बिटवीन फीटस एंड मदर। तो प्लेसेंटा भी कुछ इस तरीके का हमारे पास, अगर एक्सटर्नली हम देखें तो कुछ इस तरीके का हमारे पास टिश्यू होता है, बहुत ही मस्कुलर टिश्यू होता है। ये टिश्यू हमारा कैपिलरीज से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, कैपिलरीज, जो कि फर्दर मदर के साथ कनेक्टेड होती है। अब कोई भी चीज मदर, मान लो कोई ड्रग लेगी, तो वो यहां से ट्रांसफर होके फीटस में आएगी। अगर फीटस में आएगी तो फीटस अभी इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो ड्रग्स को झेल सके या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज को झेल सके। उसको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारे उसे मिल रहे हैं। लेकिन अदर देन दैट उसके लिए वो हार्मफुल हो जाएगी। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को कोई भी मेडिकेशन नहीं दी जाती। इवन अ सिंगल पैरासिटामोल इज नॉट गिवन टू मदर अंटिल एंड अनलेस इट इज अ सीरियस कंडीशन। सो प्लेसेंटा बैरियर भी हमारा, अगर ड्रग को पास होना है तो यहाँ भी लिपोफिलिसिटी ड्रग को निभानी पड़ेगी। एक चीज है कि ब्लड ब्रेन बैरियर ज्यादा लिपोफिलिक होता है, यहाँ पे ड्रग्स का ट्रांसफर होना बहुत ही मुश्किल होता है एज कंपेयर टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में फिर भी ड्रग्स ट्रांसफर हो जाती है, और हमें अगर ड्रग यहाँ पे ट्रांसफर होगी तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हुई, और उस टॉक्सिसिटी को हम बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। क्या बोलते हैं हम उसे, टेराटोजेने सिटी। जैसे कई ड्रग्स होगी आपकी, बेंजोडाइजेपिन्स हो गई, कोई ज्यादातर जो हमारी सीएनएस स्टिमुलेंट्स या फिर सीएनएस पे जो ड्रग्स एक्ट करती है, अगर वो ड्रग्स लेते हो तो बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए हमारे पास, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम हो गया हमारे पास, कर्निक टेरिस होगी, सल्फोनामाइड्स कर्निक टेरिस प्रोड्यूस कर सकती है। जिसे कर्निक टेरिस जिन्हें नहीं पता, सिंपल भाषा में बोलूं तो नियोनेट जॉन्डिस हो सकती है। तो ये सारी बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर्स हमारे फीटस में शो हो सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगर एक्सप्लेनेशन हो चुकी है तो क्वेश्चन ये है, फॉर अ ड्रग टू क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर ड्रग मस्ट बी हाईली हाइड्रोफिलिक, नो, हाईली लिपोफिलिक, यस, एनी ड्रग कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, नो, हर ड्रग नहीं क्रॉस कर सकती, बोथ ए एंड बी, नो। तो आंसर है हमारे पास हाईली लिपोफिलिक। क्या होगा हमारा आंसर, हाईली लिपोफिलिक। क्यों, हमने आंसर को अभी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम इज एन इंडिकेशन ऑफ, अभी बताया मैंने, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, हिपैटोटॉक्सिसिटी, हिपैटो मींस लिवर, और लिवर की टॉक्सिसिटी नहीं, नेफ्रो मींस जो हमारे किडनी के फंक्शनल यूनिट्स है, नेफ्रॉन, उनमें टॉक्सिसिटी, तो ये भी नहीं होगा। ओटोटॉक्सिसिटी, ओटो का मतलब ईयर, टॉक्सिसिटी मतलब एडवर्स इफेक्ट्स, तो ईयर भी नहीं हुआ, हेपाटो भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, टेराटोजेनिसिटी, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको डिस्कस आउट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, लीवोडोपा इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, डोपामिन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि जो लीवोडोपा हमारे पास एक ड्रग है, वो पार्किंसन की ट्रीटमेंट में देते हैं। अब लीवोडोपा जिन्हें नहीं पता, देखो लीवोडोपा डोपामिन का ही एक लीवोरोटेटरी प्रोग्रेसर होता है, जो कि हम पार्किंसन डिजीज की ट्रीटमेंट में देते हैं। पार्किंसन जिन्हें नहीं पता, पार्किंसन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास ट्रेमर या बॉडी रिजिड हो जाती है। हमारी जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन में एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। कौन सा रीजन होता है हमारे पास, सबस्टेंशिया नाइग्रा रीजन। उस रीजन में हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी डाउनग्रेड होने लग जाती है। अगर उन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी डाउनग्रेड हो जाएगी तो हमारी बॉडी में रिजिडिटी प्रोड्यूस होगी, या फिर डाउनग्रेड, या फिर उनकी
एक्टिविटी में किसी ना किसी तरीके की रुकावट आ रही है, तो हमारी बॉडी में रिजिड रिजिड बिहेवियर शो होगा, हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारा पोस्चर डिफॉर्मेलिटी होगी। तो पार्किंसन में वो होता है, और मोहम्मद अली एक बहुत ही बड़े बॉक्सर थे जिन्हें पार्किंसन डिजीज हुई थी। नेक्स्ट है रीजन जो बताया गया इसमें, डोपामिन कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखिए असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। रीजन कैसे ट्रू है, देखिए डोपामिन हाईली लिपोफिलिक नहीं होता है, हाईली लिपोफिलिक नहीं होता है, लेकिन जो उसका प्रिकर्सर है लीवोडोपा वो होता है। इसलिए हम लीवोडोपा को देते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में जाते ही हमारे पास डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होती है और कई सारी ब्रेन में एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, उसकी मदद से डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। और लीवोडोपा हमेशा कार्बिसल्जाइड या बेंसल्जाइड के साथ, कार्बिडोपा के साथ हम देते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। तो इसका आंसर है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। तो आंसर है हमारे पास ए, बी भी नहीं होगा, असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन नहीं, रीजन तो सही है जी हमारा, असर्शन इनकरेक्ट है नहीं, लीवोडोपा तो देते हैं। और लास्ट है रीजन, रीजन तो चलो करेक्ट है लेकिन असर्शन आपने बोला ना असर्शन नहीं, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग नहीं, तो आंसर है हमारे पास ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द डोज ऑफ ड्रग विच हैज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 लीटर्स एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे जरा देखते हैं किस तरीके से होगा हमारे पास। फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन और ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ओवर द कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। गिवन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जो कि कितनी है हमारे पास 30 लीटर्स। अब हमारे पास क्या दिया गया है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, सॉरी अमाउंट ऑफ ड्रग तो नहीं दिया, ये फाइंड करना है, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन दिया है कितना 20 मिलीग्राम। तो फॉर्मूले में पुट कर दो सिंपली, 30 लीटर्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू x ओवर 20 मिलीग्राम पर लीटर, 20 मिलीग्राम पर लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू यहाँ चला जाएगा, यहाँ आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 3 इंटू टू, 30 इंटू 2 मिलीग्राम। तो हमारे पास डोज कितनी रह गई हमारे पास, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर इसका, 600 mg। तो हमारी जो डोज थी वो क्या थी हमारे पास, 600 mg। डोज क्या है हमारे पास 600 mg, और यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर है हमारे पास 600 mg। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको। अगर मान लो कंफर्म करना है तो कंफर्म किस तरीके से करोगे, 600 को यहाँ डाल लो, सॉरी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो 600 ओवर कंसंट्रेशन कितनी दी थी, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 20, तो इसको कर लो, तो ये आ गया 30, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई आपकी 30, तो आंसर है हमारे पास 600 mg। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, हाँ ये हो सकता है, तो इसको कर लिया हमने आंसर, तो ये हो गया आंसर बी 600 mg। आई होप आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी क्लियर आउट हो गए होंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, असर्शन रीजन का ही, ड्रग कैन नॉट इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, रीजन ब्लड ब्रेन बैरियर इज प्रोटेक्टेड बाय ग्लियल सेल्स एंड लार्ज मैचफॉर्म। आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अब जरा देखते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमारे पास, हमने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसका क्या आंसर है। तो मैच द फॉलोइंग था, ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन जीआईटी, ड्रग दैट इज मेटाबोलाइज्ड इन जीआईटी क्या प्रोड्यूस कर सकती है वो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग की अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी। पैसिव डिफ्यूजन 90% ड्रग्स फॉलो करती है। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड। तो आंसर है हमारे पास पी का हो गया 2, क्यू का हो गया 1, आर का हो गया 2, सॉरी पी का हो गया 3, आर का हो गया 2 और एस का हो गया 4। तो देखो P3, Q1, आर आर R2 एंड S4, तो आंसर है सी। तो आंसर है हमारे पास सी। सो आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन एमसीक्यूज में लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।